तो वर्क, एनर्जी एंड पावर का ये अगला क्लास, और आज वाले क्लास से जब आपके पास अब इंट्रोडक्शन है व्हाट इज़ वर्क, जब आपने पढ़ लिया है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज कॉल्ड वर्क डन, जब आपको ये पता है कि यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाए तो किसी भी बॉडी पे आपने जितना फोर्स लगाया, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसको डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर दो तो भी हमें वर्क डन मिलता है। जब पॉजिटिव वर्क का पता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम, जब नेगेटिव वर्क को आपने पढ़ा कि फोर्स का डायरेक्शन कोई और डिस्प्लेसमेंट उसके जस्ट ऑपोजिट, तो वैसे केस में वर्क डन को क्या कहा हम लोगों ने, नेगेटिव फोर्स और ये नेगेटिव वर्क, और यदि दोनों के डायरेक्शन के बीच 90 का एंगल हो तो वैसे केस में वर्क डन हमारा क्या हो गया था, 0। वेरिएबल फोर्स को भी हम लोग डिफाइन कर चुके थे। यहाँ से अब आगे चलते हैं। सुनना, आज हम लोग करेंगे क्या, टॉपिक का नाम या फिर क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये सब दूर की बात है। सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का आएगा यूज, तो हम तुम या तो कर चुके हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को, इवन एक एक्स्ट्रा क्लास भी लगाया था 10 दिन पहले इंटीग्रेशन का। डिफरेंशिएशन का यदि नहीं लगा है तो उसका लेक्चर वीडियो अपलोड ऑलरेडी किया हुआ है, 0 लेवल से उसमें डिफरेंशिएशन सिखाया गया। सिर्फ 2 लेक्चर्स देख लेंगे तो फिजिक्स के लिए जितना ज़रूरी है उतना हो जाएगा, और यदि उसके अलावे आप मैथमेटिकल टूल्स के साथ और देखना चाहें तो वहाँ पर मिल पाएगा। फिलहाल सुनना, कोमल गौर कीजिए बेटा। शुरू करते हैं क्लास आज की, और क्लास में हम लोग कर क्या रहे हैं वो देखें। सुनना, जस्ट सपोज कि ये हमारे पास कोई एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे m मास की एक बॉडी रखी हुई है, ये m मास की कोई एक बॉडी, ठीक है। इस पे फोर्स अप्लाई हुआ है, फोर्स अप्लाई किया है हम लोगों ने F न्यूटन का। बॉडी इनिशियली पोजीशन A पे थी, फोर्स लगा मास m के बॉडी पे, ये बॉडी चल पड़ी, वेलोसिटी इसकी v, या फिर जैसा कि हम सबको पता है कि आमतौर पर इनिशियल वेलोसिटी को u से और फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते, तो चाहो तो आप इनिशियल वेलोसिटी को u से दिखा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फाइनल वेलोसिटी को v से दिखा देना। अभी रहने दिया है, क्या पता u और v की ज़रूरत पड़े ना पड़े और सिर्फ v से काम हो जाए, तो तब की तब देख लेंगे। ओके, अच्छा, चूँकि बॉडी पे फोर्स लगातार लग रही है, नेट फोर्स 0 नहीं है बेटा। यदि नेट फोर्स 0 होता है तो बॉडी यूनिफॉर्मली मूव करती है, उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाता है और बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से चलती है। बट आप यहाँ पर नेट फोर्स 0 नहीं कर रहे हो, फोर्स इस पे लगातार लग रही है बॉडी पे, जिसकी वजह से ये बॉडी चलते चलते थोड़ी देर में पॉइंट बी तक पहुँचती है, और इस दौरान इसका जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज ए। ऐसे तो ए से बी के बीच का आपको एक बड़ा सा डिस्टेंस दिखाई पड़ रहा होगा, बड़ा सा, तो कोई बात नहीं, आप इसको जो डिस्टेंस लेकर चलते हैं, चलो सपोज कि ये जो डिस्टेंस है ए से बी तक का, ये तो बाद में मिला, लेकिन हम लोगों ने इसको इनिशियली सिर्फ थोड़ा सा पुश किया। ये जो दीवार है ये यहाँ पहुँची, आगे वाली दीवार यहाँ पहुँची है, और बॉडी है, ओवरलैप नहीं करवाया। वाइट आउटलाइंस के ऊपर पिंक आउटलाइंस नहीं दिए गए। इस वाइट वाली लाइन से शायद 10 मिलीमीटर आगे ये पिंक वाली लाइन है, फिर इस फ्रंट में जो वाइट वाली लाइन है उससे 10 mm आगे ये पिंक वाली लाइन है। हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि फोर्स लगाया और बॉडी सिर्फ इतना डिस्प्लेस करिए, सिर्फ इतना डिस्प्लेसमेंट है।
इस डिस्प्लेसमेंट को सपोज हम लोगों ने क्या कह दिया, dx। फोर्स लगा दिया था जितना लगाना था, बट अभी बस फोर्स तैयार होकर के रेडी होकर के फोर्स ऐसे लगाया ही था और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बहुत 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 छोटा सा हुआ है, जिसको हम लोगों ने dx डिस्प्लेसमेंट कहा है, dx डिस्प्लेसमेंट। ठीक रहिए सुमन। अच्छा, तो आपसे मैं यदि ऐसा बोलूं कि हम लोग पढ़कर आ रहे हैं कि वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स तो अच्छा खासा तगड़ा अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, कोई इशू नहीं। सपोज डिस्प्लेसमेंट भी बहुत सारा होता है, यहाँ से यहाँ तक बॉडी आ गई, यदि वो वाला डिस्प्लेसमेंट लिया होता तो अप्लाइड फोर्स F न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट x, मतलब फोर्स भी काफ़ी बड़ा, डिस्प्लेसमेंट भी काफ़ी बड़ा, तो वर्क डन भी काफ़ी ज़्यादा। लेकिन उसके पहले आपसे अभी कहा कि सपोज आप अभी अभी फोर्स लगाना शुरू ही कर रहे हो, जिसके वजह से बॉडी बस अपने घर से एक कदम बाहर आई है, यहाँ तक नहीं पहुँची है, बस एक स्टेप आगे गई है, और इस दौरान डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx। तो जब डिस्प्लेसमेंट काफ़ी छोटा, कैसे दिखा दिया, dx से, जब डिस्प्लेसमेंट काफ़ी छोटा तो वर्क डन भी बहुत नाटा, इसको भी कैसे दिखा दिया, dw से। फोर्स अच्छा खासा F न्यूटन का अप्लाई किया हम लोगों ने, ये भी पता है कि थोड़ी देर के बाद वो बॉडी A से चलकर B तक पहुंच जाएगी, और पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको है, फोर्स को। लेकिन उसको उतना वक्त दिया ही नहीं हम लोगों ने, बस फोर्स लगाया और लगाते ही झांक के देखा बॉडी कितना आगे गई, तो डिस्प्लेसमेंट उस वक्त कितना था, dx। तो फोर्स को जब एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx से मल्टीप्लाई किया तो वर्क डन भी बहुत छोटा सा हुआ। प्रियांशु ध्यान दीजिए बेटा, दिस इंप्लाइज दैट dw जैसे का तैसा, क्या हम लोगों ने न्यूटन सेकेंड लॉ से पढ़ा है, F इक्वल्स टू ma, तो इस F के जगह ma रख दिया और dx जैसे का तैसा। कोई ऐतराज बच्चों, F इक्वल टू ma, तो F को हटाकर उसके जगह मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट रखा। एक और बात सुन लो, कहीं ऐसा ना हो कि आप इसको हल्के में ले ले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब आपके क्वेश्चन पेपर को इजी बनाना चाहते हैं स्कूल टीचर्स, तो एक क्वेश्चन ये डाल देते हैं वो, जब क्वेश्चन आ जाएगा, जब हम लोग देख चुकेंगे, तो आप ये समझो कि आपका जाना पहचाना चीज़ था और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा फील कर जाएंगे, लेकिन अच्छे से देखते जाना। दिस इम्प्लाइज दैट छोटा सा वर्क डन, जब आपने बॉडी को बस यहाँ से खिसका कर यहाँ पे लाया, dx। m जैसे का तैसा, dx अपनी जगह, क्या हमें पता है कि एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, a इक्वल्स टू dv बाई dt। कब से पढ़ रहे हैं, जब से हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन या मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं, तब से ये आता चला गया है, तब से आता चला गया है। तो दैट्स वाई यहाँ पे आ गया m और dx जैसे का तैसा, a के जगह dv बाई dt। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स एक्सेलरेशन। कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ाओ, dw जैसे का तैसा, m अपनी जगह, इसके साथ आप क्या करो, dv अपनी जगह, ऐसा करो dx के नीचे आप ये dt रख दो, यही ना खुशी, dx बाई dt, और अलग कर दो क्या, dv को। मैथ्स से मल्टीप्लिकेशन में चीज़ें आगे पीछे नहीं कर सकते हैं क्या, वही किया, वही किया। तो अब क्या बात हो गई, m अपनी जगह है और dx को dt के साथ रखा, dx बाई dt, dv अलग। इसको पहचानो, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेलोसिटी, dx डिस्प्लेसमेंट अपॉन dt टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी हो सकती है। अच्छा,
दिस implies that dw इक्वल्स टू m, इसके जगह क्या लिखा v, और लटक में कौन है dv। क्या पता चला हमें? वर्क डन in displacing the body through a very small displacement, कितना dx। ठहरो, work done in displacing the body थ्रू dx, ऐसी कहानी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। लेकिन हम लोग तो चाहते हैं कि बॉडी इनिशियली ए पर है और उसको आप फोर्स लगाते 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 कहाँ लाओ, बी तक। ये तो बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट है। तो हम लोगों को अब करना क्या होगा, फाइनली निकालना होगा वर्क डन in moving the body from point A to point B। पोजीशन A से पोजीशन B तक ले जाना चाहते हैं। Therefore the work done in displacing the body from A to B, ये कैसे निकलेगा, ये कैसे आएगा? ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, ये रहा इंटीग्रेशन ऑफ आर एच एस क्या है, एम वी इंटू डी वी। डी डब्ल्यू का लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट डब्ल्यू, और m तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इसको आप 0 से v कर दो। इनिशियली बॉडी रेस्ट में थी तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और यहाँ पहुँचते पहुँचते इसकी वेलोसिटी v हो गई है, तो ऐसे। ठीक है, ठीक। चलो देखिए, तो हम में से जो कोई इंटीग्रेशन को मेन क्लास में पढ़ चुका है, या अभी 15 दिन पहले इंटीग्रेशन की एक्स्ट्रा क्लास लगाई गई थी फर्स्ट हाफ में, जो कोई हम में से उस क्लास में था उनको पता है कि लोअर लिमिट क्यों, अपर लिमिट क्यों, और इनको सॉल्व कैसे करना है। और हम में से जो कोई उसके भी बाद आए हैं बैच में, उनके लिए थोड़ी नई चीज़ है तो उपाय अलग से बताना होगा। फिलहाल गौर करो, डी डब्ल्यू मतलब वर्क डन ही तो है। लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट डब्ल्यू लिखने की एक वजह सिर्फ देख लेते हैं। मान लो वो क्लास मिस हो गई थी, आप ऊपर ऊपर देखना चाहते हो, तो इनिशियली जब फोर्स आप लगाने ही जा रहे हो, जब आपने अपने हाथों से इस दीवार को बस टच किया, सिर्फ छुआ है, और उसकी वजह से बॉडी बिल्कुल मूव नहीं करी, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो इनिशियली वर्क डन भी हमारा क्या हो जाएगा, 0, F इंटू 0, 0। ठीक है, आगे ये W क्या कर रहा है यहाँ पे, हम लोगों ने ऐसा माना है कि फोर्स लगाकर इसको धक्का देते हुए जब यहाँ पर ले आए तो बहुत सारा वर्क हो गया। उस वर्क को हम लोगों ने दिखाया है कैपिटल W से। तो समझो वर्क डन का कम से कम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम जो वैल्यू है वो क्या है, W। इस तरफ आ जाओ, m तो कांस्टेंट है, बॉडी का जो मास है वो जितने kg की बॉडी है, शुरू में यदि 5 kg है तो थ्रू आउट द जर्नी, एट द एंड ऑफ द जर्नी 5 kg ही रह गई। यदि बॉडी 10 kg की थी तो ये 10 kg की ही रह गई, शुरू से लेकर लास्ट तक कोई वेरिएशन, कोई चेंज इसमें नहीं आया। ठीक है, अच्छा, इसलिए m तो कांस्टेंट है। क्या चेंज हो रहा है, ये v चेंज हो रहा है, वेलोसिटी बदल रही है।
वेलोसिटी चेंज हो रही है। जाइए वहाँ बोल कर आइए सर को, बोले सर थोड़ा धीरे बात कीजिएगा, सर से ज़्यादा आप लोगों की आवाज़ आ रही है। क्या सच बोलने में डर किस बात की? और बढ़िया तरीके से बोलना। हाँ तो आइए चलते हैं, हम लोग को देख के ध्यान नहीं रहे। हाँ ठीक है, GWMVDV की बात आ गई। अब यहाँ से चलते हैं आगे। ओके, अच्छा बोला, हम लोग तो डर ही गए थे भेज कर। देखो कैसा असर कितना रहा, देखो ना, देखो तो पहले चले गए अंकल वो। इसीलिए रमन को भेजा है, और भेज सकते थे किसी और को, नमन को भी भेज सकते थे, लेकिन जो बात रमन में है नमन में कहाँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। प्रिया, अभिनव, खुशनुमा, यस सर। ओके थैंक गॉड, मुझे लगा आप लोग है कि नहीं इतनी देर में। तो इसलिए वेलोसिटी का, जब फोर्स लगाया नहीं था उस वक्त वेलोसिटी जीरो थी, जब फोर्स लगा दिया इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, वी। तो यही इसमें जो बदलाव होता है ना, शुरू में जो वैल्यूज़ होते हैं उसको इंटीग्रेशन के साइन के नीचे लिखते हैं बेटा, और जो फाइनली हो चुका होता है या उसका जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है उसको हम लोग ऊपर लिखा करते हैं। इसीलिए उसको घुमा के रखता हूँ, क्योंकि फिर ध्यान उधर जाता है। चलो ठीक है, dw का इंटीग्रेशन कितना, w, याद कीजिए इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या पढ़ा था आप सब ने, x होता है, ये भी याद होगा, इसके साथ प्लस सी लगाया करते थे। अभी नहीं बताऊंगा कि वो प्लस सी फिलहाल क्यों नहीं लिखा है, देखते जाना। m, अच्छा लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट w, m कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ v dv, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट v। ठीक है, याद कीजिए उस एक्स्ट्रा क्लास में सीख क्या रहे थे, W को हटाकर एक बार इसके जगह अपर लिमिट, मतलब ये वाला W, फिर बीच में साइन कौन सा, माइनस, और W को हटाकर एक बार उसके जगह क्या, लोअर लिमिट, मतलब 0। ये मैथ्स वाली चीज़ थी जो अलग से सीखा था आपने। तो W को हटाकर एक बार W रखो तो W रह गया, W को हटाकर 0 रखो तो 0 रह गया। इधर m जैसे का तैसा। अगला फॉर्मूला याद कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx क्या था बच्चों, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, और लटक में प्लस c होता था, अभी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया अभी जिक्र नहीं करूंगा, क्यों, उस दिन कर दिया था, कहा था जब तक इनडेफिनिट इंटीग्रल हो तब तक प्लस सी देते थे, और डेफिनिट इंटीग्रल में याद कीजिए सी सी कैंसिल होकर खत्म हो गया होगा। नोट टर्न करना, अपना जो नोटबुक था, मतलब नोट नहीं, नोट्स टर्न करना, उसमें दिख जाएगा, उस दिन आपने पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे देखो v टू द पावर क्या छिपा है, 1। जब x टू द पावर n dx होता था, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो v टू द पावर 1 ये क्या हो जाएगा, v टू द पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितना, v। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आगे देखिए, W में 0 सब्ट्रैक्ट हुआ तो W, M जैसे का तैसा, और नीचे जो 1 और 1 2 बनेगा इसको बाहर निकाल दो, ये v स्क्वायर, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितना, v। क्या बोलते हो, This implies that work done equals to m तो कांस्टेंट था, बाहर निकल चुका था, 2 कांस्टेंट था, बाहर निकल चुका था, लिमिट पुट करो, v को हटाकर एक बार इसकी जगह अपर लिमिट, मतलब ये वाला v स्क्वायर, बीच में साइन कौन सा, माइनस, किसने सिखाया, इंटीग्रेशन ने। v को हटाकर इस बार
लोअर लिमिट मतलब 0 का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट W इक्वल्स टू m/2 इंटू वी स्क्वायर। इसको थोड़ा सजा के लिख दो हम तुम, W इक्वल्स टू हाफ m वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला पहचान गया हम लोग काइनेटिक एनर्जी, लेकिन ये क्या, यहाँ तो ये वर्क डन है, तो हम लोग इसको काइनेटिक एनर्जी बोल ही कैसे सकते हैं? खुशी क्या, क्योंकि ये हाँ, खुशी का कहना है कि चूंकि बॉडी मूव कर रही है और बॉडी मूव करती है जब, तो उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। 9th क्लास में पढ़ा था, द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। नहीं समझे? आदित्य हिंदी में सुनो। किसी वस्तु में उसके गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे उसकी गतिज ऊर्जा, संस्कृत सुनेंगे। चलो वापस आ जाइए हैसियत औकात में। बेटा इसके बाद मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। वहां आपको थ्योरेटिकल प्रूफ मिलेगा कि वर्क ही एनर्जी है और एनर्जी ही वर्क है। फिलहाल लॉजिकली सुनो, लॉजिकली सुनो। क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो सुबह से लेकर शाम तक अपना काम करता रहे और जिस वक्त भी उनसे मिलो तो आपको लगे कि कोई चेंज ही नहीं है, कोई थकावट ही नहीं है? जैसे सुबह पेश आते हैं वैसे दोपहर, वैसे शाम, ये इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, इतना काम करते हैं। एनीवन, आपके मोहल्ले में कोई होंगे अंकल? अरे मेरा नहीं, गजब मेरी बात नहीं, मतलब मैं तो ठीक है, खड़े खड़े ये तो कोई काम हुआ नहीं है ना, कोई मेहनत वाला पर्सन है ना। अच्छा सुनो, ये तो पपलू फिट कर दिया मेरा इन लोगों ने। हाँ तो सुनिए, बस करो, टैलेंट दबा के रखो अभी। सुनिए, तो आपसे कहना ये था, आपसे कहना ये, रुकिएगा बेटा, आपसे कहना ये था कि यदि कोई दिन भर काम करे और अपना स्मूथनेस वैसे ही बना के रखे तो आप कभी ना कभी उनका जिक्र करते कि कितनी एनर्जी है, सुबह से शाम तक काम करते रहते, थकते नहीं है। अब वो आपके पापा हो सकते हैं, भैया हो सकते हैं, मोहल्ले के कोई अंकल है वो हो सकते हैं, कोई पर्सन हो वो हो सकते हैं, इट्स ओके। तो आपने क्या कहा, उनके पास कितनी एनर्जी है कि दिन भर काम करते हैं, तो देखो एनर्जी को आपने वर्क से कनेक्ट कर दिया खुद से। मतलब यदि किसी के पास बहुत एनर्जी है तो बहुत काम कर सकता है, उल्टा उल्टा यदि कोई बहुत काम कर रहा है मतलब बहुत एनर्जी है। मैं इस बात को पहले लॉजिकली आपसे कहना चाह रहा था कि वर्क ही एनर्जी है, अभी इसको आप पहले एक्सेप्ट कर लो, इसके बाद इसका फॉर्म चेंज कर लेंगे हम लोग। फिर वर्क एनर्जी थ्योरम जब पढ़ेंगे ना, जब स्टेटमेंट आएगा द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल्स टू द वर्क डन बाय द रिजल्टेंट फोर्स, तो वहाँ पर वर्क डन और एनर्जी को इक्वल होता हुआ आप थ्योरेटिकली भी देख पाएंगे। फिलहाल जो बहुत काम करता है उसके पास बहुत एनर्जी है, यदि किसी चीज़ में बहुत एनर्जी है तो बहुत वर्क कर सकता है। इसी बिना पर मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि इसकी जो एनर्जी होगी मोशन में काइनेटिक एनर्जी होती है वो हो गई क्या, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आता है। अब बात आई कि हम लोगों ने आज की क्लास को शुरुआत ही यहीं से किया, इसके पहले कोई बात नहीं की थी कि टॉपिक क्या है, पढ़ना क्या है। तो ज़रा सोचो, यदि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स तक हम तुम पढ़ चुके हैं तो अगला टॉपिक ही एनर्जी है। और एनर्जी में आपको पहले क्लास 9 की तरह एक सिंगल डेफिनेशन देना था कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, एक पावर भी आ जाता है, और कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी।
तो उसमें से हम लोग अभी फिलहाल क्या देखना चाह रहे थे? काइनेटिक एनर्जी। तो आप अभी इसको नोट मत करो, एक लाइन पहले लिखिए बच्चों, राइट डाउन। पहले बीचों बीच हेडिंग दे दीजिए एनर्जी, एनर्जी, और लिखकर अंडरलाइन कर दो या डैश दे दो और लिखेंगे द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। वहां से आप बॉडी हटा दीजिए, सीधे लिखो द एनर्जी, द एबिलिटी टू डू वर्क, ऐसा लिखिए प्लीज। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, इज कॉल्ड एनर्जी, फुल स्टॉप। वही पैरा चेंज करके लिखना देयर आर several types of energies, there are several types of energies in nature, like kinetic energy, comma, potential energy, comma, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, फिर कॉमा देकर लिखिएगा हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, एटसेट्रा। but our scope is to study kinetic energy, potential energy and mechanical energy। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा, करते हैं बात बेटा आपसे, ठीक है? ओनली फुल स्टॉप दे दीजिएगा। दे दिया? अच्छा, कौन दोनों बेटा? नहीं, सुनिएगा अच्छे से, हालांकि अभी हम लोग आगे चलते तो पढ़ते। खुशी का कहना है कि काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी को ही मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। काइनेटिक एनर्जी एक अलग चीज़, पोटेंशियल एनर्जी अलग चीज़, और मैकेनिकल एनर्जी, यदि फिर से कह दो कि आप किसको कह रही थी, मतलब काइनेटिक, पोटेंशियल, इन दोनों का ही एक तीसरा नाम है मैकेनिकल। कि किसका? काइनेटिक का। हाँ, अब सही कह रही है आप। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी वो मैकेनिकल होता है। तो तीनों अलग फॉर्म हो गए इसलिए। ठीक है बेटा, तो लिख लिया आपने, फुल स्टॉप दे दो। अब 2 लाइन छोड़कर आप काइनेटिक एनर्जी लिखो नए लाइन से, और डिफाइन करते हैं हम लोग। काइनेटिक एनर्जी हेडिंग दे दो और एक क्वेश्चन सा बना दीजिए, क्वेश्चन। ये हेडिंग काइनेटिक एनर्जी देकर उसके नीचे एक क्वेश्चन लिखो, डिफाइन काइनेटिक एनर्जी, डिफाइन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी एंड फाइंड an expression, find an expression for it। फुल स्टॉप दे दीजिएगा।
और नीचे चूंकि हमें क्वेश्चन के बाद आंसर लिखना होता है, तो आंसर में आप पहले डिफाइन कर दीजिए आप इसको, फिर इसका प्रूफ लिख लेंगे। लिखना, द एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion, is called the kinetic energy of the body, is called the kinetic energy of the body। ठीक है, फुल स्टॉप दे दीजिए। नीचे आप लिखना एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, और उसके बाद उसको अंडरलाइन कर लो। और ये सब नोट करने से पहले एक लाइन और लास्ट, पक्का वादा, ये लास्ट लाइन है, सब लोग पक गए लिखते लिखते। लिखना, लेट अस कंसिडर। हाँ अभी क्या घर जाके लिखोगे? तेरे को लगा कि अच्छा कोई बात नहीं, तो ऐसा ही सोच, अपन लिखा रहेला लिखते जा। लेट अस कंसिडर द सिचुएशन, let us consider the situation shown in the figure, let us consider the situation shown in the figure, डैश दे दीजिए। बस ये डायग्राम पहले बनाना, और यहाँ जो गुलाबी वाली लाइन शुरू है, यहाँ से शुरू करके पहले ये हिस्सा, फिर ये हिस्सा, फिर ये हिस्सा नोट कर लीजिए बच्चों। बीच में ये दोनों फॉर्मूला है, ध्यान रखना, जो इंटीग्रेशन के दौरान देखा था। आप थे स्नेहिल उस वक्त? हाँ, अनुराग आप भी थे, आदित्य आए थे उस दिन, गुड। मुकेश ओके, आप नहीं आ पाए थे जिस दिन ये इंटीग्रेशन सीख रहे थे, एक्स्ट्रा क्लास सुबह। ओके, राज आप थे उस क्लास में? लग तो रहा है, ठीक है। प्रियांशु आप थे उस दिन जिस दिन इंटीग्रेशन हो रहा था? हाँ, संडे शायद नहीं था, वो सैटरडे था शायद, शाम में नहीं था, सुबह। अभिनव, प्रिया, खुशनुमा नोट कर रहे हैं बच्चों? यस सर। वेरी गुड। अभिनव आवाज दीजिए तो। यस सर। आज की क्लास खत्म होगी ना, तो आज के क्लास का नोट्स और वो जो कल बताया था मैंने वीडियो लेक्चर वाला जो नोट्स है, इन दोनों का कंप्लीट पीडीएफ बना करके मुझे भेज दीजिएगा। हाँ ओके सर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला हाफ mv² पता हो चुका। उसके साथ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए, उसका चेहरा बदलो क्योंकि उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आएंगे। सुनना, यदि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv², ये देख चुके हैं हम लोग, तो स्कूल वालों ने एक बात बताई होगी आपको, इसका चेहरा बदलने के लिए, देखकर प्रोबेबली याद आ ही जाए। और दिन नहीं आता है ये चीज़ याद, मतलब शायद आप उस दिन स्कूल ना गए हो। ये इसका ओरिजिनल फार्मूला है, दोबारा लिख दिया। ठीक है प्रिया, खुशनुमा? यस सर। ओके, m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड, न्यूमरेटर को भी m से मल्टीप्लाई किया है और डिनोमिनेटर को भी। अब ऐसा करने से मिलेगा क्या, जरा वो देखना। हाफ रहने दो, ये वाला m इस m के साथ मल्टीप्लाई होकर m² v² है ना, और ये जो m था इसे वैसे का वैसा पड़ा रहने दो। यदि आप में से कोई ऐसा कहता है
कि एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है। अच्छा चलो, तो उम्मीद करता हूँ ऐसा कोई नहीं कहेगा। हाफ, ये m पे स्क्वायर था, v पे स्क्वायर था, क्या इसको m इंटू वी का होल स्क्वायर लिख दे और नीचे m वैसे का वैसा छोड़ दे। अब जरा पहचानो, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मोमेंटम। न्यूटन्स लॉ के वक्त पढ़ा था। अब मोमेंटम को रिप्रेजेंट कैसे करते थे हम लोग? p से। p वेक्टर क्वांटिटी था, अभी हम लोग उसकी बात नहीं करते, इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो ये रहा हमारा हाफ p स्क्वायर बाई m, मतलब काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला हमें मिला, p स्क्वायर बाई 2m। अक्सर आपको ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसमें मिलेंगे जिसमें मोमेंटम दिया होगा, काइनेटिक एनर्जी पूछी जाएगी, काइनेटिक एनर्जी दिया होगा, मोमेंटम पूछा जाएगा। तो उस वक्त आप डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन लगा सकते हैं, उस वक्त ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। और कई बार पेपर को इजी बनाते वक्त आपके स्कूल के जो शिक्षक महोदय हैं वो एक आसान सा क्वेश्चन डाल देते हैं कि मेरे स्कूल के बच्चों के अच्छे मार्क्स आए, तो वो लिख देते हैं क्वेश्चन में कि इस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। बस आपको करना क्या है, वी नो दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी हैविंग मास m मूविंग विद वेलोसिटी v इज गिवन बाय हाफ mv स्क्वायर। उसके बाद m से मल्टीप्लाई, m से डिवाइड और 4 कदम आगे आएंगे, रिजल्ट आपका इंतजार कर रहा होगा। इतना करोगे 2 मार्क्स आपको स्कूल वाले शिक्षक महोदय दे देंगे आसानी से। तुम्हें भी मालूम इतना आसान नहीं है, लेकिन मतलब आप पॉजिटिव सोचने में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, थिंक पॉजिटिव। अच्छा रुक जाइए बेटा, रुक जाइए, रुक जाओ। ये रिलेशन, इस पर पता क्वेश्चन कैसा आता है नॉर्मली, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 30% देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ इट्स मोमेंटम थ्रू विच इट विल चेंज। यदि किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज हो जाए 5%, इंक्रीज कर जाए या डिक्रीज कर जाए, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज कर जाएगी। ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बुक में भी दिखेगा, हम लोग भी करेंगे नेक्स्ट क्लास, अभी तो थ्योरी कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास यही सब न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा ही मैं, और पेपर में ना छपे इसका चांस बहुत कम है, ऐसे क्वेश्चन है ये सब। तो फिलहाल पहले इसको कर लो नोट, फिर बारी आएगी आगे चलने की। नोट कीजिए, अभिनव, प्रिया, खुशनुमा, कीजिए नोट। चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान से देखिएगा। वन ऑफ द मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, 11th के मिड टर्म एग्जाम्स जो होने हैं उसमें बिल्कुल यही क्वेश्चन छपे, इसकी बहुत बड़ी गारंटी है अपने आप में, बहुत बड़ी। मतलब ये चैप्टर हो आपके पोर्शन में और ये क्वेश्चन ना हो, ये बहुत बड़ी इम्पॉसिबल होने वाली बात है। तो देखिए वो क्वेश्चन क्या था और उसको करेंगे क्या हम लोग। फिर से सुनो तो, ये कोई एक हॉरिजॉन्टल पाथ, इस पे कोई एक बॉडी जिसका मास m, जो इनिशियली मूव कर रही है बेटा, रेस्ट में नहीं है इस बार, शुरू में ही जब पहली बार हमारी आपकी नज़र इस पर पड़ी तो ये मूव कर रही थी धीरे 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 u मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। इनिशियल वेलोसिटी को ऐसे भी u से दिखाते हैं, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इस पे लग रहा था एक फोर्स F, जिसकी वजह से ये बॉडी मूव करती जा रही थी, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही थी और फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी हो चुकी है, v मीटर पर सेकेंड। लेट मी प्लीज सजेस्ट यू
कि फोर्स लगता चला जा रहा, बॉडी स्पीड अप होती चली जा रही है, बॉडी में एक्सेलरेशन है। यदि किसी बॉडी का मोशन ऐसा हो कि उस पर फोर्स लग रहा है और हर पल 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 उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, एक्सेलरेशन। हर पल स्लो डाउन होती जा रही है, रिटार्डेशन, डिसेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन, जैसा भी कह दो, कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, प्रिया आवाज दीजिए, अभिनव आवाज दीजिए। यस सर। ओके, अभिनव की आवाज नहीं आई, सर। ठीक है। सुनना बेटा, क्या ऐसा लिखना गलत होगा, क्योंकि हम लोग अभी अभी इसको प्रूव करके आ रहे। वी नो दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी हैविंग, आगे आइए आप, जल्दी आप नमन पीछे जाइए, आप आगे आइए बेटे जल्दी से, जल्दी कीजिएगा। यहीं बैठ जाइए, ठीक है। सुनना जरा, वी नो दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी हैविंग मास m and velocity v is given by, ध्यान देना, अब ये मत सोचो कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी u थी और बढ़ते बढ़ते इसकी वेलोसिटी v हो चुकी है, इससे अलग सोचो। बस इतना समझो कि आपकी नज़र एक बॉडी पे पड़ी जिसका मास m था और जिस वक्त आपने उस बॉडी को देखा उस वक्त उसकी वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड ही थी, उसकी वेलोसिटी v ही थी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी तो पता किया था, अभी तो देखा था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर। हम लोग लिख सकते थे k डॉट ई, लिख सकते थे इसको k ई लिख सकते थे, सिर्फ k लिख दिया कुछ सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि अभी जब जो कैलकुलेशन करें तो उस वक्त जो स्टेप्स आए उसमें बार बार हमें के ई लिखने की ज़रूरत ना पड़े। k स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि अभी डिफरेंशिएशन की बारी आ रही है। सुनना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और जरा चालाकी देखो, इस डायग्राम में कहीं टाइम की बात नहीं हुई है, प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट की कोई बात नहीं की गई है। मतलब इस बार हम लोग डायग्राम में फिलहाल उनको दिखा रहे हैं जिनका रोल है यहाँ पे। एक और चीज़ आएगा जो हम लोग मीनवाइल डिस्कस कर चुके हैं, देखना। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी लिखते ही इस तरफ क्या लिखेंगे आप, d/dt ऑफ k इक्वल्स टू, इस तरफ क्या, d/dt ऑफ हाफ m इंटू वी स्क्वायर। कुछ बच्चों ने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है शायद, इंटीग्रेशन तो पढ़ा है, डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा है, मैथमेटिकल टूल्स पढ़ते वक्त पढ़ा है, बेसिक मैथ्स के वक्त पढ़ा है, काफ़ी है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी को लेकर के ऐसा लिखा, d/dt LHS में k के साथ भी और d/dt RHS में हाफ mv स्क्वायर के साथ भी। LHS कुछ मत करो, इसको dk/dt रहने दीजिए, dk/dt रहने दो। जिस तरह इंटीग्रेशन में आप पहले कांस्टेंट्स को बाहर निकालते फिर जो अंदर वेरिएबल होता है उसका इंटीग्रेशन करते हैं, वैसे ही डिफरेंशिएशन के वक्त भी जो कांस्टेंट्स होते हैं उनको पहले बाहर निकालना होता है और तो जो वेरिएबल्स अंदर होती है उनके लिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये हाफ कांस्टेंट है, कभी नहीं बदल सकता, बॉडी का मास चेंज नहीं कर सकता, इसलिए कांस्टेंट है तो बाहर, और d/dt ऑफ ये क्या रह गया हमारा
वी स्क्वायर। वेलोसिटी बदल रही है, क्या सबूत है? इनिशियली वेलोसिटी क्या थी u, फोर्स लगता गया वेलोसिटी बढ़ती गई, फोर्स लगता गया वेलोसिटी इंक्रीज होती गई, फोर्स लगता गया वेलोसिटी चेंज होती गई, फोर्स लगता चला गया वेलोसिटी बदलती चली गई। वो और बात है कि फाइनल वेलोसिटी भी हो जा रही है। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, वेरिएबल। दिस इंप्लाइज दैट dk बाई dt एज इट इज, हाफ कांस्टेंट था, m कांस्टेंट था। फॉर्मूला बच्चों ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला इंटीग्रेशन नहीं, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, ये होता है n टाइम्स x टू द पावर n माइनस 1। इंटीग्रेशन में होता था x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ये डिफ्रेंसिएशन है। n उठकर आता है पहले और x का जो नया पावर है वो 1 यूनिट डिक्रीज कर जाता है। तो यदि ऐसी बात है और यहां पर आप इसको अप्लाई करना चाह रहे हैं, d बाई डी टी ऑफ वी स्क्वायर, ये 2 उठकर आया पहले और इस v पे पावर 2 माइनस 1, जरा चेक कीजिए तो क्या इससे मैच कर रहा? d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इक्वल्स टू n उठकर आया पहले और x का पावर ओरिजिनल से 1 यूनिट कम हो गया। यहां पर भी देखो ये 2 उठकर आया पहले और v का जो नया पावर है वो पुराने पावर से 1 यूनिट कम हो गया। लेकिन एक और खास बात है, इस 2 को ढक दो, क्योंकि आपने इस 2 का काम कर लिया है, 2 को कवर कर दीजिए, तो ऊपर दिख रहा dv और नीचे क्या दिख रहा है, dt। ये बचा हुआ चीज है, ये मत बोलना कि इसका काम हो चुका है। आपने स्क्वायर का किया, x पे पावर n, n उठकर पहले x पे पावर n माइनस 1, तो 2 उठकर पहले v पे पावर 2 माइनस 1, जब 2 को ढको ऊपर dv और नीचे क्या है, dt। ये लिखा जाना है dv बाई dt। कुछ कैंसिल हो रहा क्या? इस 2 से ये 2 कैंसिल, और एक चीज, हालांकि इसको मैथमेटिकली ऐसा नहीं करना चाहिए, कर दिया, dt से ये dt कैंसिल। इस तरफ dk इक्वल्स टू m इंटू वी और यहां क्या है, dv। देखिए तो कर सकते थे। अच्छा, dk जैसे का तैसा, m जैसे का तैसा, dv जैसे का तैसा, वेलोसिटी को फिर लिखा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। लिख सकते हैं ना, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो v को हटाकर dx बाई dt। अच्छे से पहचानिए, कहा कि ये आपके मिड टर्म एग्जाम में ना छपे इसका चांस ही नहीं है, जरूर आना चाहिए। यदि 10 स्कूल्स में एग्जाम होते तो 10 में से 9 स्कूल में ये वर्क एनर्जी थ्योरम पूछा ही जाता है, वो भी डायरेक्ट, कोई चेंज किए बगैर नहीं। सेम स्टेटमेंट लिख दो, सेम डेरिवेशन कर दो, आपके मार्क्स है आपके लिए। dk जैसे का तैसा, m जैसे का तैसा। अच्छा, ये जो dx था इसको यहाँ लिखा और dv के नीचे फिर किसको एडजस्ट किया है, dt को। आप समझ रहे होंगे कि ये हो क्या रहा।
ITUS हो रहा है, यहां भी वही हुआ था, यहां पर भी ITUS हो रहा था और यहां पे भी, यहां पर भी ITUS हो रहा है। इसकी टोपी उसके सर, इधर से उठाकर उधर, कभी v हटा करके dx/dt, कभी dx को dv, ये हो रहा है। आप सोचेंगे सर जरूर इसका कुछ अच्छा मेथड होगा, कहीं आप रटवा तो नहीं रहे? नहीं है ऐसा। डेरिवेटिव्स यूज करके, इंटीग्रल्स यूज करके इस चैप्टर में जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं वो कहीं भी पढ़ लो, आप स्कूल के टीचर पढ़ाएं या आप मतलब समंदर है हमारे पास, यूट्यूब में चले जाओ, बढ़िया से बढ़िया चैनल है, कहीं पर भी चले जाओ, हर जगह आपको ये कहानी ऐसे ही बताई जाएगी। एक सेक्शन हम लोग बदल कर देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा रुक कर, अभी फिलहाल इसको देखते चलिए। यहां आ गए थे, dk इक्वल्स टू m और रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी a और साथ में क्या हो गया dx। फिर से वेलोसिटी बाय टाइम को एक्सेलरेशन लिख दिया। अभी बीते हुए टॉपिक में एक्सेलरेशन को वेलोसिटी बाय टाइम लिखा था, यहाँ पर फिर हम लोग वेलोसिटी बाय टाइम को एक्सेलरेशन लिख रहे हैं। और फिर आप इसको दोबारा पहचान गए होंगे, F इक्वल टू ma, वही कर रहे थे ना, उल्टा पुल्टा इधर का उधर, वही हो रहा है। दिस इंप्लाइज दैट dk इक्वल्स टू f इंटू dx, dk इक्वल्स टू f इंटू dx। क्या कर रहे हैं? ठीक है, चलो रुक जाना। क्या देखना था हम लोगों को? वर्क, एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्वेश्चन कर सकता है। स्टेट एंड प्रूव, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। आंसर में आपको पहले स्टेटमेंट लिखना होगा। स्टेटमेंट आपको लिखना होगा, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय द रिजल्टेंट फोर्स। करेंगे बात, पहले आप क्या करो, ये तीनों लाइंस नोट करो, स्टेटमेंट लिखवाता हूँ, तो फिर आप ये सब नोट करना, फिर इसको फाइनल कैलकुलेट करेंगे इंटीग्रेट करते हुए। कर लीजिए। सिर्फ वहाँ तक लिखना है, स्टेटमेंट तक। उसके बाद स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ, तब ये सब नोट करना। कोई ऐसा तो नहीं शुरू से नोट कर रहा था थोड़ा थोड़ा? कोई है क्या? नहीं ना, ठीक है, चलिए। लिख लिया वो हेडिंग, ये क्वेश्चन और वो स्टेटमेंट लिखना। दिस थ्योरम स्टेट्स दैट, this theorem states that the change in kinetic energy, the change in kinetic energy of a body, the change in kinetic energy of a body is equal to the work done
is equal to the work done by the resultant force, work done by the resultant force, जो उस बॉडी पे फोर्स लगी हुई है वो जितना वर्क करेगा उसके इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये डायग्राम बनाकर ये सारा कुछ नोट कर लो। बस यहाँ इंटीग्रेट करेंगे K1 से K2 तक और डिस्प्लेसमेंट रखेंगे x1 से x2। आंसर पहले कर लीजिए यहाँ तक। नोट कर लीजिए बच्चों। नोट करके इस क्लास को हम लोग रोक लेते हैं। बायो वाले बच्चे बायो क्लास की तरफ जाएंगे, मैथ्स वाले बच्चे रुके रहेंगे, है ना। चैप्टर करना है हम लोग को नया आज शुरू। आप नोट करो, इस क्लास को यहीं रोक लेते हैं पहले, नेक्स्ट क्लास फिर आगे जाएंगे और उसमें पहले न्यूमेरिकल्स करना होगा, अगले क्लास पे प्रोसीड करेंगे। एक सेकेंड।